नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। इससे पहले भी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज 1 कर लिया है, आज सीरीज 2 है। तो चलिए देखते हैं। एशिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं। तो एशिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं तो इसमें देखो, जो थार मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। गोबी का मरुस्थल पूछ ले तो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है। टकला मकान चीन में है। कुराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। रबल खाली पूछ ले, अल नाफूद पूछ ले, हमर पूछ ले तो ये सब कहाँ पर है? आपका सऊदी अरब में है। दस्ते लूट दस्ते कबीर ईरान में है। ठीक है, दस्ते लूट दस्ते कबीर ईरान में मरुस्थल है। नजेब पूछे तो इजराइल में है। आगे देखते हैं हम अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। कालाहारी बोत्सवाना में है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका ये सभी देशों में है। सहारा की बात करते हैं, उत्तरी अफ्रीका में है। नामीबिया में है। नूबियन सूडान इरिट्रिया। आगे देखते हैं, अगर आपसे उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल की बात पूछें तो मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन सभी कहाँ पे? यूएसए में है। थॉमसन पूछ ले तो थॉमसन कनाडा में है। सोनोरन चिहुआहुआ कहाँ पे? यूएसए एवं मैक्सिको में है। ठीक है, ये दोनों मरुस्थल। आगे देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका में प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल पूछ ले तो अर्जेंटीना चिली में है। और आटाकामा मरुस्थल चिली पेरू में है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल तो सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी। आगे देखते हैं मरुस्थल महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो, मरुस्थल की बात करते हैं ना, तो इसमें देखो मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले, सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है? हमारा सहारा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। सबसे शुष्क मरुस्थल पूछे तो आटाकामा मरुस्थल है। आगे देखते हैं हम, अब इसमें दिया गया है आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो कंपास घास के मैदान कहाँ पे? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। ठीक है, और सेराडो की बात करते हैं तो ये ब्राज़ील में है। सावना घास का मैदान सवाना तो ये कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है। पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका। लानोज वेनेजुएला। सिल्वास अमेजन बेसी। ठीक है, तो ये हमारा था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब आते हैं हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी, स्टेपीज पूछ ले तो यूरेशिया, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, पम्पास अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल की जो संरचना है इसमें सबसे नीचे जो आता है पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। और हम बात करते हैं क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी हमारे क्षोभ मंडल में होती है। जैसे मेघों का गर्जन, बादल जो विचरण करते हैं वे सभी, वर्षण बारिश जो होती है सभी क्षोभ मंडल में घटनाएं होती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। संताप मंडल में बात करें तो संताप मंडल में यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती और यहाँ का जो मौसम है वो क्या होता है? थोड़ा सा स्थिर रहता है, तो इसलिए इसे संताप मंडल बोलते हैं। और संताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, संताप मंडल की बात करें तो संताप मंडल में ही यहीं पे थोड़ा सा क्या है, एक हमारा ओजोन लेयर है। ठीक है, जो कि एक ओजोन परत बनाती है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को ये रोकती है। बात करें मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल में क्या होता है कि उल्कापिंड आने के बाद यहाँ पे जल जाता है। तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं आयन मंडल की। संताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक, उसके बाद 80 किलोमीटर तक होती है मध्य मंडल की ऊंचाई। अब आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पे रेडियो विकिरण होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे ही आपके सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट भेजा जाता है वो आयन मंडल में ही स्थिर होता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 400 किलोमीटर। अब बहिर्मंडल की बात करते हैं। बहिर्मंडल 400 किलोमीटर के ऊपर
जितने भी है वो सब बहिर्मंडल में आता है। बहिर्मंडल में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बहिर्मंडल है। आगे देखते हैं, ओजोन परत की बात करते हैं तो ओजोन परत से जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का यह अवशोषण कर लेती है, संताप मंडल में पाई जाती है, ये मैंने बता ही दिया। मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है ये हमारा ओजोन लेयर। उपसौर की बात करें, आप अगर आपसे पूछ ले कि उपसौर क्या होता है, तो उपसौर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है तो उसे उपसौर बोलते हैं, और वही सूर्य से दूर चली जाती है पृथ्वी तो उससे हम बोलते हैं अपसौर। उपसौर 3 जनवरी को होता है, जिस दिन निकट आ जाती है पृथ्वी, सूर्य के निकट आ जाती है, उपसौर कहलाता है। सूर्य से दूर चली जाती है, अपसौर हो जाता है। तो उपसौर के दिन होता है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है। उपसौर 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। तो ये है उपसौर, 3 जनवरी 4 जुलाई याद रखेंगे आप। 21 जून की बात करते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे हम बात करते हैं ना, ये हमारा जैसे इधर कर लेते हैं ना, ये यहाँ पर क्या ना, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ये वाले उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, छोटी रात किस दिन होता है? 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और वही हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है किस दिन? 21 जून को है। और दक्षिणी गोलार्ध में ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, ठीक है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। और उल्टा, जैसे इसके उल्टा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर। तो 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। तो ये है आपका, जैसे इसके उल्टा हो जाता है, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम विषुव। विषुव क्या होता है? जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं उसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव कब होता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च, 23 सितंबर। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी दिन रात 21 जून को और 22 दिसंबर को। यहाँ पर है 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब ये है जो हमारा आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वायु दाब की प्रमुख पेटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो वायु दाब की जो प्रमुख पेटी हैं, तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच जो हमारा यहाँ पे कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोबल ड्रम पेटी है, ठीक है। इसके जैसे ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें हैं जो कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और लेफ्ट गोलार्ध, जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है इसमें लेफ्ट साइड, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये व्यापारी पवनें हैं। यहाँ पर डोलड्रम पेटी, उसके बाद होता है व्यापारी पवनें। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये फिर यहाँ पे एक पेटी बन रहा है जो कि अश्व अक्षांश है। कौन सा है? अश्व अक्षांश। यहाँ पे भी अश्व अक्षांश पेटी है वह। उपोष्ण उच्च दाब पेटी है यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है जो यहाँ पे पवनें होती हैं, तो ये इस बगल जा रही तो अब इस बगल मुड़ जाएगी, तो ये आपकी पछुआ पवनें होगी। ये इधर जा रही थी तो इधर मुड़ जाएगी, यहाँ पछुआ पवनें, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। फिर यहाँ पे होगा हमारा निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी, यहाँ पे भी निम्न दाब पेटी। अब फिर हमारी पवनें इधर जा रही थी तो अब ध्रुवीय पवनें ये हमारी इस साइड चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुवीय पवनें चलती हैं। ध्रुवीय पवनें इस बगल, जैसे हमारा वो चल रहा था
कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें, तो उसी दिशा में चलेगी ये भी। तो यहाँ पे ध्रुवीय पवनें हो गया, और यहाँ पे ध्रुवीय पवनें। उच्च दाब पेटी यहाँ हो गया आपका, यहाँ पे वो दाब पेटी। तो ये पेटियाँ हैं, इसको याद रखेंगे। और इनके बीच जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम। अब देखो यहाँ कोरियोलिस बल आ गया। कोरियोलिस बल क्या होता है ना, कि पृथ्वी के गति के कारण पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है तो एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ व्यापारिक पवनों को घुमा देती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। तो इसको तो मैंने बता ही दिया था। आगे देखते हैं आपको कि यहाँ पे गर्म स्थानीय पवनें हैं, उसके बारे में देखते हैं कि गर्म स्थानीय पवनें। चिनूक की बात करते हैं तो ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलता है। सिराको उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर और इटली और स्पेन में सिराको। फोन की बात करते हैं तो फोन कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। आगे देखते हैं सिसुम, ये कहाँ पर है? अरब रेगिस्तान में। हबूब की बात करते हैं उत्तरी सूडान, खार्तूम में। ब्रिक फिल्डर, ये सभी गर्म हवाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में। नार्वेस्टर की बात करते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व और एवं पूर्वोत्तर भारत में से काल बैसाखी करते हैं। आगे देखते हैं नार्वेस्टर को। यामो पूछ ले तो जापान में, खामशीन मिस्र और उत्तरी भाग में, मिस्र का उत्तरी भाग। ठंडी पवनें कौन कौन सी है? तो इसमें है मिस्ट्रल, जो कि फ्रांस और रोन घाटी में चलती हैं। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती हैं। ब्लिजार्ड उत्तरी ध्रुवीय साइबेरिया और कनाडा यूएसए में चलती हैं। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम बात देखते हैं हम। तो यहाँ पे चक्रवात है, चक्रवात जो हिंद महासागर में होता है तो चक्रवात कहते हैं। हेरिकेन पूछ ले तो अटलांटिक महासागर में हेरिकेन। टाइफून इसको कहा जाता है आपको पश्चिमी प्रशांत एवं चीन सागर में जो आते हैं उसे टाइफून कहा जाता है। विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जाना जाता है चक्रवात को। आगे देखते हैं हम। महासागर के क्षेत्रफल घटते क्रम में सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा जो है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ऐसे आपके क्रम से हो जाएंगे। बात करते हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त। तो यहाँ पे मैरियाना जो ट्रेंच है सबसे गहरा गर्त है, 11,033 किलोमीटर का, 11,033 मीटर है इसकी गहराई। और भी बहुत सारे गर्त है, जैसे यहाँ पे क्यूराइल गर्त है, करमेडेक गर्त है, टोंगा गर्त है, एलुसियन गर्त है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अटलांटिक महासागर में प्रमुख गर्त देख लो तो अटलांटिक में प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांच गर्त, सैंडविच गर्त अटलांटिक में। हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त, डाइमेटियाना गर्त और जावा गर्त। तो ठीक है, जावा गर्त ये कहाँ पे? हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में ये सभी गर्त सुंडा, डाइमेट्रीना, जावा गर्त। आगे देखते हैं। हिंद महासागर में जो गर्म धाराएं हैं उसको देखते हैं। हिंद महासागर की गर्म धाराएं विषुवत धाराएं, अग्लुहास धारा, मोजाम्बिक धारा। और ठंडी धारा की बात करते तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पछुआ पवने प्रवाह। अब हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं। प्रशांत महासागर में जो गर्म धाराएं हैं, उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, क्यूरोसियो धारा, सुशिमा धारा, आलुसियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। और वही हम बात करते हैं ठंडी धारा की प्रशांत महासागर में, तो क्यूराइल, आयोसियो, कैलिफोर्निया धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा। आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर में गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे, ब्राज़ील धारा,
इर्मिंग धारा। अब यहाँ पर देखो लेब्राडोर ठंडी धारा है, कन्नारी, फाकलैंड, बेंगुला और दक्षिणी अटलांटिक धारा। नेक्स्ट देखते हैं हम काला सागर के सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं। काला सागर के पास देखो तो यूक्रेन है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रूस है। ये सभी काला सागर के आसपास आते हैं। कैस्पियन सागर के पास जो देश है उसे देखो तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, रूस है, ईरान है। हालांकि इस सबको मैप पे आप जाकर देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देख लो, एक बार पढ़ लो, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान, और एक बार वहाँ पे भी आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर और अरल सागर के पास सीमावर्ती देखो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ऊंच लवणता वाले क्षेत्र को देख लो, तो ऊंच लवणता वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखो, यहाँ तुर्की का वॉन झील है, इसमें 330% लवण पाया जाता है, जल नमक मात्रा, ठीक है, साल्ट। यूएसए के ग्रेट सॉल्ट झील में 220% पाया जाता है, मृत सागर में 238% है, ठीक है। तो बताओ, देखो मृत सागर से भी जाता है किसमें, वॉन झील में है। आगे देखते हैं हम मृत सागर के सीमावर्ती देश कौन सा है। तो मृत सागर के पास जो सीमावर्ती देश है इजराइल है और जॉर्डन है। नील नदी की बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदियाँ देख लो। एक मिनट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6650 मीटर। उसके बाद जो नदी आती है कौन सी है, अमेजन नदी आती है, 6400 किलोमीटर, 6270 किलोमीटर कौन से, मिसिसिपी नदी तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे यांगजी नदी 6300 किलोमीटर। नहीं, उससे पहले आता है कौन सा, देखो पहले नील नदी, अमेजन नदी, यांगजी नदी, तब मिसिसिपी आती है। कौन कौन सा हो गया, पहला नील, अमेजन, उसके बाद यांगजी और मिसिसिपी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी। यांगजी नदी की बात करते हैं तो यांगजी जो नदी है, यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया के पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगजी। कितनी है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र इसका देखें तो चीन में, मोहाना प्रशांत महासागर में है यांगजी नदी का। एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकोंग नदी की बात करते हैं, उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत पठार से होता है। प्रवाह क्षेत्र चीन, म्यांमार में, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मोहाना की बात करते हैं तो चीन सागर में है। शाल्वीन नदी की बात करते हैं, उद्गम तिब्बत से होता है, म्यांमार, थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करती है, मोहाना प्रशांत महासागर के वर्तमान खाड़ी में है। अब देखो आमून नदी पूछ ले तो आमूर नदी है, चीन और रूस के बीच की सीमा का निर्माण करती है, मोहाना प्रशांत महासागर में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वोल्गा नदी का वल्दाय पहाड़ी से होता है, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है, मोहाना कैस्पियन सागर में है इसका। डेन्यूब नदी की बात करते हैं, उद्गम जर्मनी में होता है, यूरोप की दूसरी नदी है, सबसे लंबी नदी है, मोहाना काला सागर में है। यूराल नदी की बात करते हैं, यूराल का उद्गम कहाँ से होता है, यूराल पर्वत से होता है, दक्षिणी यूराल पर्वत से, मोहाना कैस्पियन सागर में है। नीपर नदी, इसका उद्गम मॉस्को के पश्चिम भाग से होता है, मोहाना काला सागर में है। राइन नदी की बात करते हैं तो राइन नदी स्विस आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन नदी। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, यूरोप की सबसे व्यस्त नदी पूछ ले तो राइन नदी है। अंतःस्थलीय जलमार्ग मोहाना उत्तरी सागर में है। नील नदी की बात करते हैं, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, विश्व से लंबी नदी है, मोहाना भूमध्य सागर में है। लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो रेखा है, नदी है, वो हमारी कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी। कांगो और जायरे नदी जो है, कांगो जायरे नदी जिसे कहा जाता है, विश्व रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो नदी। और
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली मकर कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। जाम्बेजी नदी की बात करते हैं तो जाम्बेजी नदी यहाँ पर लिखा विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण भी जाम्बेजी नदी पर किया गया है। मिसिसिपी नदी की बात करते हैं तो उद्गम इटास्का झील से मोहाना मैक्सिको की खाड़ी पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी। आगे देखो, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की बात करते हैं। अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है क्षेत्र कौन सी है? मिसिसिपी नदी। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। वाशिंगटन किस नदी किनारे बसा है? पोटामेक नदी पे। लंदन टेम्स नदी किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे। बर्लिन पूछ ले तो स्प्री नदी के किनारे। बगदाद पूछ ले तो टिग्रिस नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे। असवान मिस्र नील नदी के किनारे। खार्तूम सूडान नील नदी के किनारे। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे। बेलग्रेड सर्बिया डेन्यूब नदी के किनारे। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी के किनारे। ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे हैं। वॉन पूछे जर्मनी का। राइन नदी के किनारे। काहिरा मिस्र में नील नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हैं। न्यूयॉर्क की बात करते हैं यूएसए हडसन नदी के किनारे। कीव यूक्रेन नीपर नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान को मैं पूछ लेता रावी नदी के किनारे। कराची सिंधु नदी के किनारे। रॉडरटम नीदरलैंड राइन नदी के किनारे। नोम पने कंबोडिया मेकोंग नदी के किनारे। मैड्रिड स्पेन पूछे तो मेजेरनेस नदी के किनारे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया पूछे स्वान नदी के किनारे। संघाई चीन पूछे तो यांगटी सिंह क्यांग नदी के किनारे। बैंकॉक थाईलैंड मेनाम नदी के किनारे। हनोई वियतनाम रेड रिवर नदी के किनारे। म्यांमार इरावती नदी के किनारे। यांगून। अब है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है? हमारा ग्रीनलैंड आता है। उसके बाद न्यू गिनी और बोर्नियो मेडागास्कर चौथे स्थान पे। कौन सा पहला है हमारा? ग्रीनलैंड न्यू गिनी बोर्नियो मेडागास्कर। ग्रीनलैंड न्यू गिनी बोर्नियो मेडागास्कर। देखो जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम में बात करते हैं तो होक्काइडो होन्शु शिकोकू और क्यूशू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो होन्शु है। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं हम इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व की या क्रम में सुमात्रा जावा इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप है। देखो सुमात्रा जावा बाली लोम। नेक्स्ट देखते हैं हम माजली द्वीप की बात करते हैं तो माजली द्वीप तो ये तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी? माजली नदी द्वीप है, तो इसको भी याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी? माजली है। और कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। बात करते हैं हम विश्व की प्रमुख झीलें। पूछ ले सुपीरियर झील कहाँ पे? यूएसए और कनाडा में। ह्यूरन झील यूएसए कनाडा। ओंटारियो यूएसए कनाडा। ईरी यूएसए कनाडा। मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक झील यूएसए में है। कैस्पियन सागर बात करें तो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान ईरान रूस तुर्कमेनिस्तान। अरल सागर की बात करें उज्बेकिस्तान पाकिस्तान विक्टोरिया केन्या युगांडा तंजानिया। उसके बाद हमारा टिटिकाका बोलिविया और पेरू। आयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बैकाल ओनगा लडोगा ये सब रूस में है। विनीपेग अथावास्का ग्रेट स्लेव ग्रेट बियर मनीटोबा रेंडियर कनाडा। बालखास क्या? कजाकिस्तान। बृहद झीलों का पश्चिम से पूर्व के क्रम में सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन और ईरी ओंटारियो झील है। नेक्स्ट देखते हैं हम झीलों के महत्वपूर्ण तत्व। इसे ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि झीलों के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं
कि इसमें देखो विश्व की सबसे लंबी नदी विश्व की सबसे लंबी झील बड़ी झील कौन सी है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गहरी झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर झील को, विश्व की सबसे नौगम्य झील कौन सी है, टिटिकाका झील। तो ये सब वाली झील है। आगे देखते हैं, बहुत सारी ऐसी झील है। चलो इसको एक बार झील को देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई ओजोमस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील पूछे तो टिटिकाका झील। उसके बाद विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। सर्वाधिक खारी पानी झील कौन सी है, वॉन झील है। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, मृत सागर। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश है फिनलैंड। अब ये जलप्रपात है, विश्व का प्रमुख जलप्रपात। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉरी, देखो आई होप आज इस वीडियो में हम इतना ही लगाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।